अब हाँ अटेंडेंस यही सोच रहे हैं। हाँ सर अभी ले लो। 35 बच्चे ही हैं, आए नहीं, कोई नहीं, हालत तो बुरी है। 34 34। चलो ठीक है बेटा। बेटा हम लोगों ने यहाँ पे ब्लू वाइट स्क्रीनिंग पढ़ लिया था और इंसर्शन एंड एक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन पढ़ लिया था। तो इंसर्शन एंड एक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन में दिक्कत होती थी। वो दिक्कत क्या थी, उसमें वो एक लेबोरियस टास्क था, अलग अलग प्लेटिंग करना पड़ता था, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग होता था। तो वो मेथड है तो सही, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता था, ठीक है। लेकिन उससे बेस्ट तरीका था क्या, ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। तो ब्लू वाइट स्क्रीनिंग में हमने लेक्सेट जीन लिया था। ये लेक्सेट जीन करता क्या है, एक्सप्रेस होके एंजाइम बनाता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज नाम का, ठीक है। वही है, अगर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे तो उसके लिए लेक्सेट जीन को कट करेंगे, इनएक्टिव करेंगे और यहाँ पे डिजायर्ड जीन लाइगेट कर देंगे, ठीक है। तो उस केस में जब ये इनएक्टिव हो जाएगा, भाई यहाँ पे डिजायर्ड जीन लाइगेट करेंगे ना, ये डिजायर्ड जीन लाइगेट कर दिया यहाँ पे, तो लेक्सेट जीन तो इनएक्टिव हो गया। जब लेक्सेट जीन इनएक्टिव हो गया, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं आएगा क्योंकि लेक्सेट जीन था ही नहीं। लेकिन इस वाले केस में जहाँ पे जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा वहां पे लेक्सेट जीन तो एक्टिव है, जब एक्टिव है तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज होगा। ये एंजाइम होगा तो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस को तोड़ के ब्लू कलर देगा, मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट ब्लू कलर देगा और रिकॉम्बिनेंट व्हाइट कलर देगा। ये हमने पढ़ा था। इसमें किसी को डाउट हो पूछना चाहते हो तो पूछेगा मुझसे। ये कल हमने पूरी क्लास में कल यही डिस्कस कर रहे थे हम, ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग, ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग ये पूरा बताया था। लेक्सेट जीन इनएक्टिव है, रिकॉम्बिनेंट है, रिकॉम्बिनेंट है तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एब्सेंट है, व्हाइट कॉलोनी। लेक्सेट जीन एक्टिव, नॉन रिकॉम्बिनेंट, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज प्रेजेंट, ब्लू कॉलोनी, ठीक है। ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। आगे बेटा वेक्टर डीएनए थोड़ा रीड करते हैं, जो हमने पढ़ा था उसका थोड़ा कुछ मैंने पॉइंट्स उठाए मॉड्यूल से, तो उसको रीड करते हैं। व्हीकल डीएनए क्या होता है? व्हीकल डीएनए तो क्या है, वेक्टर डीएनए ही है ना भाई। हमने एक डिजायर्ड जीन था हमारा, सपोज करो एक डिजायर्ड जीन था इंसुलिन का, हमें इस इकोलाई में डालना था। तो अब इंसुलिन को जीन को इकोलाई में डालने के लिए हमने पहले क्या लिया, वेक्टर डीएनए लिया, एक वेक्टर डीएनए लिया, ये व्हीकल डीएनए वेक्टर में डाला और वेक्टर के थ्रू इस इकोलाई में पहुंचा दिया, तो ये व्हीकल का काम कर रहा है। तो वेक्टर डीएनए और व्हीकल डीएनए, the DNA is used to carry for transferring a fragment of foreign DNA into a suitable host is called vector DNA। पता है हमें वेक्टर डीएनए क्या क्या हो सकता है। प्लाज्म, अब ये पढ़ना लाइन, that plasmids and bacteriophages have the ability to replicate within bacterial cells independent of the control of chromosomal DNA। कहने का मतलब अगर ये कोई बैक्टीरिया है, ई कोलाई है, इसका ये न्यूक्लियोइड है, अगर हम इसमें बाहर से कोई प्लाज्मिड डाल दें, इसमें कोई बाहर से प्लाज्मिड डाल दें जिसमें हमारा डिजायर्ड जीन हो, तो इसमें ओराई भी है, तो ये जो जीन डिजायर्ड जीन है वो रेप्लिकेट कर पाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ दिस डीएनए, इंडिपेंडेंट ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है। वैसे ही वायरस होते हैं, जब वायरस होते हैं, वायरस क्या करते हैं, अपना डीएनए या आरएनए यहाँ छोड़ देंगे, जब इसके अंदर छोड़ेंगे तो ये भी रेप्लिकेट कर सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ दिस। तो लिखा है यूनिट प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज आर एबल टू रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। तो ये याद रखना पॉइंट, इसलिए इनको वेक्टर डीएनए हम यूज करते हैं। कुछ फीचर्स हैं वेक्टर डीएनए के हम जो पढ़ चुके हैं, और ऑरिजिन ऑफ एप्लीकेशन ये हमने पढ़ लिया था। ऑरिजिन ऑफ एप्लीकेशन क्या काम कराता है, ऑरिजिन ऑफ एप्लीकेशन रेप्लिकेशन में मदद करता है। तो हम ऐसा वेक्टर चूज करेंगे जिसका कॉपी नंबर अच्छा हो, जिसका कॉपी नंबर ज्यादा होगा तो अच्छा होगा। तो हमने रीड कर लिया था ये। सिलेक्टेबल मार्कर पढ़ लिया था हमने। सिलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं जो कि मदद करते हैं सिलेक्ट करने में। नाम जो है ना सिलेक्टेबल मार्कर, तो किसमें मदद करेगा, सिलेक्ट करने में। किसको सिलेक्ट करेगा, ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करेगा, और किसको एलिमिनेट कर देगा, नॉन ट्रांसफॉर्म को। तो सिलेक्ट किसको करता है, ये ट्रांसफॉर्म को। ध्यान रखना ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करेगा और एलिमिनेट किसको करेगा, नॉन ट्रांसफॉर्म को। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, तो रीड करना जरा। In addition to ORI, the vector requires a selectable marker. Normally, the genes encoding resistant to the antibiotics such as ampicillin, chloroamphenicol, tetracycline, kanamycin, etc. are considered useful selective marker for E. coli.
ठीक है, तो इकोलाई के लिए सेलेक्टिव मार्कर हम यूज करते हैं। और नॉर्मली जो इकोलाई होता है वो सेंसिटिव होता है एंटीबायोटिक के लिए, मैंने बताया था। नेक्स्ट है बेटा क्लोनिंग साइट्स, डिस्कस कर चुके हैं। क्लोनिंग साइट्स क्या होती हैं? एक ऐसी साइट्स जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था BAMH, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिनेशन साइट है, टेट्रासाइक्लिनेशन साइट PBR 322 में ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम कर सकता है, कटता है BAMH1 और कौन सा? हाँ, हाँ, तो ये बेटा क्लोनिंग साइट्स हो गई हमारी। तो वही तो बोल रहा है, इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन DNA द वेक्टर नीड्स द रिकॉग्निशन साइट फॉर कॉमनली यूज्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। The ligation of alien DNA is carried out at a restriction site present in one of the two antibiotic resistant gene. One of the two, याद करो, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट साइट थी सपोज करो, तो हम लोग या तो इधर जीन लाइगेट करेंगे अपना डिजायर्ड जीन, या तो इधर करेंगे। तो दो सिलेक्टेबल मार्कर है यहाँ पे, लेकिन वन ऑफ द टू, इन दोनों में से किसी एक पे करेंगे। कोई आंसर करेगा दोनों पे कर देंगे तो क्या होगा? एक पे क्यों करते हैं? सर फिर ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में फर्क नहीं देगा। हाँ बिल्कुल, फिर फर्क ही नहीं पड़ेगा कि नॉन ट्रांसफॉर्म जो होगा उसको उसमें भी और इसमें भी कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो मतलब फायदा नहीं है। तो फॉर एग्जांपल you can ligate a foreign DNA at BAMH1 site of the tetracycline gene in the vector PBR 322. The recombinant plasmid will lose tetracycline resistance due to insertion of foreign DNA, हमने पढ़ा था। It can be selected out from non-recombinant by plating the transform on ampicillin containing medium, ये भी पढ़ा था पूरा बेटा। तो ये पूरी लाइन हम पढ़ चुके हैं, वही बार बार बात रिपीट कर रहा है ये, तो मैं रीड नहीं कर रहा। तो अब ये जो है ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग के बारे में दिया हुआ इंसर्शन एंड एक्टिवेशन में, रीड करते हैं एक बार। Selection of recombinants due to inactivation of antibiotic is a देखो एंटीबायोटिक का inactivation is a troublesome, cumbersome procedure because it requires simultaneously plating on two plated having different antibiotics. भाई एक प्लेट में एम्पिसिलिन रखना पड़ेगा, एक प्लेट में टेट्रासाइक्लिन, इसमें कल्चर करो, इसमें कल्चर करो, टाइम टेकिंग। Therefore, alternative selective markers have been developed which differentiate recombinant from non-recombinant on the basis of the ability to produce color in the presence of chromogenic substance. In this, a recombinant DNA is inserted with the coding sequence of an enzyme, which is refers to as insertion and activation. वही है ना? एक मिनट, इसमें कुछ एक मिनट, सेटिंग चेंज हो गई इसकी। चलो ठीक है, हाँ यहाँ पे थे हम लोग। तो क्या बोल रहे हैं, जैसे सपोज करो ये एक हमारा था, इसमें लेगजेड जीन था, लेगजेड जीन, हमने इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया तो लेगजेड जीन इनएक्टिव हो गया, और यहाँ पे हमने अपना डिजायर्ड DNA लगा दिया, तो बन गया रिकॉम्बिनेंट DNA। तो जो रिकॉम्बिनेंट, इस डिजायर्ड जीन जो येलो कलर का डिजायर्ड जीन है, तो इस डिजायर्ड जीन के लगाने के कारण क्या हुआ बेटा, ये इंसर्ट करने के कारण ये जो लेगजेड जीन था वो इनएक्टिव हो गया, उसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो यही ये बोल रहा है लैंग्वेज में। Therefore, in this a recombinant DNA is inserted into coding sequence of an enzyme. तो कोडिंग सीक्वेंस क्या है एंजाइम का? लेगजेड जीन, भाई एंजाइम है, एंजाइम का नाम है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। वो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को कोड कौन कर रहा है? एक जीन, उस जीन का नाम क्या है? लेगजेड जीन, which is refers to an insertion and activation. The presence of chromogenic substance X-gal जिसको बोलते हैं X-galactose, X-gal, इन्होंने इसका पूरा का पूरा यहाँ पे नाम दिया हुआ है 5-bromo-4-chloro-beta-D-galactopyronoside, ये याद करने की जरूरत नहीं है। Gives blue color colonies if the plasmid in the bacteria does not have an insert, मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए ब्लू कलर, अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना तो क्या देगा? व्हाइट कलर। तो ध्यान से सुनना, प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट्स रिजल्ट इनटू इंसर्शन एंड एक्टिवेशन ऑफ बीटा ग्लैक्टोसाइडेज और रिपोर्टर एंजाइम। एक रिपोर्टर एंजाइम है, तो पूछ सकता है ये तुम्हारे उसमें कि बीटा ग्लैक्टोसाइडेज किस तरह एक्ट करता है। एक रिपोर्टर एंजाइम है, ठीक है, रिपोर्ट कर रहा है कि भाई रिकॉम्बिनेंट है या नॉन रिकॉम्बिनेंट है। And the colonies do not produce any color. These are identified as recombinant colonies.
तो एनी कलर नहीं, व्हाइट कलर या कोई भी कलर ना प्रोड्यूस करे तो उसको रिकॉम्बिनेंट बोलेंगे। तो बेटा ये हमारा इंसर्शन इनएक्टिवेशन है, ये ब्लू वाइट स्क्रीनिंग है जो हमने पढ़ा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक तो पूछे मुझसे। नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट एंड एनिमल्स। तो एक बार सुनना, फिर रीड करेंगे, पहले सुनना। कोई प्लांट है या कोई एनिमल है, तो उसके लिए हम क्या, अब तक तो हम ये देख रहे थे ना कि हम लोगों ने ई कोलाई के लिए प्लाज्मिड वेक्टर लिया, तो हम थोड़ा ये देख रहे हैं कि प्लांट के लिए कौन सा वेक्टर यूज करते हैं, एनिमल्स के लिए कौन सा वेक्टर चूज करते हैं। सुनना, डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। सपोज करो एक प्लांट है, डाइकॉट प्लांट है ये कोई, ठीक है। हम इसमें एक डिजायर्ड जीन इंसर्ट करना चाहते हैं, डिजायर्ड जीन को इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। वो जीन कुछ भी हो सकता है, इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देगा वो। तो हम डायरेक्ट तो इंसर्ट करते नहीं है, डायरेक्ट इंसर्ट कर भी नहीं सकते हैं, ओराई वगैरह कुछ नहीं होगा इसमें। तो अब कैसे करते हैं, प्लांट के लिए कुछ वेक्टर चूज करते हैं। जो वेक्टर है उसका नाम है टीआई प्लाज्मिड टीआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरियम Tumefaciens. ट्यूमिफेशियंस, ट्यूमिफेशियंस। टीआई मतलब एक बैक्टीरिया है बेटा, ठीक है। उस बैक्टीरिया में ना ये उसका वो है क्रोमोसोमल डीएनए, और एक छोटा सा प्लाज्मिड है ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लाज्मिड। इसका नाम क्या है, टीआई प्लाज्मिड। इसका नाम है टीआई प्लाज्मिड, ध्यान रखेंगे, इसका नाम है टीआई प्लाज्मिड, राइट। तो इसको, जो टीआई प्लाज्मिड है बेटा, ये क्या काम करता है, हम इसको, ये नेचुरली क्या करता है, सुनेंगे भाई। नेचुरली जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस है, ये क्या करेगा, इसके अंदर जाएगा, इसका टीआई प्लाज्मिड इसके अंदर जाएगा नेचुरली, और डिजीज कर देता है इसे, क्राउन गॉल डिजीज करता है, क्राउन गॉल डिजीज। इसके बारे में अभी हम रीड करेंगे और पढ़ेंगे। तो मतलब टीआई प्लाज्मिड ट्यूमर इंड्यूसिंग है ना, ट्यूमर इंड्यूस करता है। तो क्राउन गॉल, गॉल इज अ ट्यूमर, तो गॉल क्या होता है, ट्यूमर होता है। तो इसकी जो रूट्स होंगी ना, प्लांट की रूट्स कुछ ऐसे हो जाएंगी, देखेंगे जरा, जैसे नॉर्मल रूट्स थी, अब उन रूट्स के में बीच में ना गॉल, कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स बनने लग जाएंगे। तो ये गॉल डिजीज है, क्राउन गॉल। क्राउन गॉल डिजीज कर देगा प्लांट में ये, ठीक है। नेचुरली जाता है और ऐसा काम करता है ये। अब देखो बायोटेक ने क्या काम किया, बायोटेक का रोल अब आ गया। बायोटेक ने क्या काम करा, इस एग्रोबैक्टीरियम को पकड़ा और उसका टीआई प्लाज्मिड निकाल लिया, ये निकाल लिया टीआई प्लाज्मिड, ठीक है। इस टीआई प्लाज्मिड में कुछ ऐसे जीन्स थे जो कि पैथोजेनिक हैं और प्लांट को डिजीज करते हैं। तो लिख देता हूं मैं पैथोजेनिक वायरुलेंट सीक्वेंस, cDNA. पैथोजेनिक, वो बाद में बताएंगे, वो पैथोजेनिक विरुलेंट सीक्वेंस है, जीन। ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं, ये अब बायोटेक का रोल क्या है, बायोटेक ने क्या काम किया, सबसे पहले तो ये पैथोजेनिक सीक्वेंस हटाया यहाँ से, ये गड़बड़ कर रहा था, हटा दिए पैथोजेनिक सीक्वेंस, ठीक है। और इसमें अपना डिजायर जीन वहां पे हम ना लाइगेट कर दिया टीआई प्लाज्मिड में। तो हम इसको कुछ ऐसा बना लेते हैं, यहाँ पे लाइगेट कर लिया डिजायर जीन, ठीक है। अब ये जो टीआई प्लाज्मिड है, ये एक्चुअली रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है। अब ये जाएगा नेचुरली, हमें कुछ नहीं करना, नेचुरली जाएगा प्लांट में, और प्लांट में हमारा डिजायर जीन को पहुंचा देगा, इस वाले जीन को। और साथ में साथ, क्योंकि इसके पास पैथोजेनिक सीक्वेंस है ही नहीं, डिलीट कर दिए थे यहाँ से हमने, ये हटा दिए थे, तो ये इस प्लांट को डिजीज भी नहीं करेगा, नो डिजीज इन प्लांट। तो अब प्लांट में डिजायर जीन भी चला गया, हमने कोई एफर्ट भी नहीं किया, नेचुरली चला गया, और प्लांट को डिजीज भी नहीं हुई। तो टीआई प्लाज्मिड इज एन वेक्टर which is used in the transformation of the dicot plants। डाइकोट प्लांट्स में जीन ट्रांसफर करने में मदद करता है। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस याद रखेंगे। एक बार और बताऊं, सुनो फिर, सुनेंगे। ये क्या, एक बैक्टीरिया है, उसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस।
राइट। इस बैक्टीरिया के पास अपना न्यूक्लियोइड मेन क्रोमोसोम तो है ही, और एक छोटा सा प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड का नाम है टीआई प्लाज्मिड। टीआई स्टैंड्स फॉर ट्यूमर इंड्यूसिंग। ट्यूमर इंड्यूसिंग। अब ये प्लांट में जाता है, डाइकोट प्लांट की रूट्स में। वहां पे क्या कर देता है, डिजीज करता है क्राउन गॉल डिजीज। अब बायोटेक्नोलॉजी ने क्या काम किया, इसकी इस टेंडेंसी को यूज किया। कैसे यूज किया, टीआई प्लाज्मिड को निकाला, उसके जो सीक्वेंस थे जो डिजीज कर रहे थे, ये डिजीज कॉजिंग सीक्वेंस है जो प्लांट में डिजीज कर रहे थे, इनको हटा दिया। इनको क्या कर दिया, कट कर दिया, इनको हटा दिया, ठीक है। और एक डिजायर जीन लाइगेट करा दिया। इसको हटाने के बाद उसके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया। और ये अब टीआई प्लाज्मिड डाइकोट प्लांट में इंड्यूस करा दिया, तो डाइकोट प्लांट को डिजीज भी नहीं हुई, क्राउन गॉल डिजीज भी नहीं हुई, और डिजायर जीन चला भी गया। तो ये वेक्टर है किसके लिए, प्लांट्स के लिए, डाइकोट प्लांट के लिए यूज होता है। हम लोग एनिमल्स के केस में, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एनिमल्स के केस में हम लोग फॉर एनिमल्स हम लोग रेट्रोवायरसेस यूज करते हैं, रेट्रोवायरसेस एज वेक्टर। ठीक है, कैसे यूज करते हैं आगे बताएंगे जीन ट्रांसफर में। तो फॉर एनिमल्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, रेट्रो, कोई बताएगा रेट्रोवायरस क्या होता है? सर रिवर्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन बस ट्रांसक्रिप्शन एग्जाम करते हैं। वगैरह। अच्छा, सही बोला तुम लोगों ने, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, वो जो एंजाइम होता है, क्या वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है? आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। एक्सीलेंट, सही बोला। तो बेटा ये हमारा कुछ मैंने बताया वेक्टर्स थे। तो एक बार सुनेंगे, वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट एंड एनिमल्स, इसको रीड करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। जो भी पढ़ाया था कुछ रीड करते हैं। Agrobacterium tumefaciens, a pathogen of several dicot plant, deliver a piece of DNA known as tDNA to transform normal plant cell into tumor crown gall disease जो बताया था। Similarly, retrovirus in animals have the ability to transfer normal cell into cancer cell. रेट्रोवायरस में एबिलिटी होती है, तुमने कैंसर में पढ़ा था, सर ने बताया होगा, कैंसर में सर ने बताया होगा कि कुछ कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो कैंसर कॉजिंग होते हैं। ठीक है, एग्जांपल बताओ। ऑन्कोजेनिक वायरसेस। हाँ, ऑनको जैसे ह्यूमन पैपिलोवायरस, ह्यूमन हर्पीज वायरस, एचआईवी, ठीक है, ये ऑन्कोजेनिक वायरसेस हैं विच कैन प्रोटो ऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोटो ऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में कन्वर्ट कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं वायरसेस ये। तो कैंसर कॉजिंग वायरस भी हो सकते हैं, ह्यूमन पैपिलो, ह्यूमन हर्पीज और एचआईवी तो बताइए। ओके, A better understanding of the art of delivering genes. अब देखो कितनी अच्छी लाइन लिख रहा है, A better understanding of the art of delivering genes by pathogens in their eukaryotic host has generated knowledge to transform these tools of pathogens into useful vectors. मतलब ये जो वेक्टर्स थे, जो मतलब जो ये हमारे वायरस हैं, ह्यूमन हर्पीज वायरस, एचआईवी या टीडीएनए टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम, तो इनकी आर्ट क्या है, इनकी आर्ट है कि ये जाते हैं और होस्ट प्लांट में या होस्ट सेल में अपना प्लाज्मिड या कुछ भी डीएनए इंसर्ट कर दिया और डिजीज कर दी। डिजीज क्या कर दी, ट्यूमर या कैंसर। अब इनकी इस आर्ट को बायोटेक ने यूज किया, बायोटेक ने इनकी इस आर्ट को यूज किया और अपना डिजायर जीन, जो हमें जीन पहुंचाना है, वो पहुंचा दिया। तो भाई बायोटेक क्या है, बायोटेक तो यही है ना, माइक्रोब से किसी ऑर्गेनिज्म को यूज करो, ह्यूमन बेनिफिट के लिए यूज करो। ठीक है, तो वही है बायोटेक। A better understanding of the art of delivering genes by pathogens in the eukaryotic host has generated knowledge to transform these tools of pathogen into useful vectors for delivering genes of interest to humans. तो humans में भी gene of interest हम डाल देते हैं। कैसे डाला था मैं आगे बताऊंगा। The tumor-inducing plasmid of Agrobacterium tumefaciens has now been modified into cloning vector, which is no more pathogenic to the plants, but is still able to use as a mechanism to deliver the genes. Disarm मतलब जब हमने उस प्लाज्मिड के
जब उस प्लाज्मिड के ये डिजीज कॉजिंग जीन्स हटा दिए थे, ये जो डिजीज कॉजिंग जीन्स हैं, सीक्वेंस है, इनको हमने हटा दिया था, तो ये जो बना प्लाज्मिड, ये जो प्लाज्मिड बना, ये डिसार्म हो गया। इसके आर्म छीन लिए हमने, जो डिजीज करते थे वो आर्म छीन लिए restriction enzyme के through, are now used to deliver desirable gene into animal cells. So once a gene or a DNA fragment has been ligated into the suitable vector, it is transferred into a bacteria, plant or animal host where it multiplies. तो ये जो लाइन लिखी है बेटा, समझ आई जो समझाया था? Yes, sir. Yes, किसी को sir. यस सर। किसी को डाउट है, किसी को पूछना है तो पूछे, वरना फिर आगे बढ़ेंगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं भाई, किसी को कुछ नहीं है डाउट तो। कुछ एग्जाम्पल्स हैं बेटा वेक्टर्स के, हमें पढ़ना जरूरी है, ठीक है? तो जैसे पहला एग्जांपल प्लाज्मिड, हम बार बार बोल रहे हैं प्लाज्मिड इज यूज एज अ वेक्टर, ठीक है? तो वही है प्लाज्मिड के बारे में, दे आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए सेगमेंट फाउंड इन बैक्टीरिया व्हिच कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। भाई बैक्टीरिया में होता है, जैसे बैक्टीरिया है उसका एक बड़ा क्रोमोसोमल डीएनए न्यूक्लियोइड तो है ही, एक छोटा सा इसका डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है, ठीक है? ट्रांसफर भी हो सकता है, तो वो हम यूज करते हैं एज अ वेक्टर। Plasmid can be taken out of bacteria and made to combine with the desired DNA segment by means of RE and DNA ligase. A plasmid carrying DNA of another organism integrated with it is known as recombinant plasmid. अब सुनो, जैसे सपोज करो हमने एक बैक्टीरिया से प्लाज्मिड निकाला, उसमें उस प्लाज्मिड में हमने कुछ ऐसा काम कर दिया, देख मैं एक बार ऐसे करते हैं, इसको हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, ये प्लाज्मिड था, तो जब इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया तो उसका रिजल्ट ये ऐसा खुल गया, और यहाँ पे हमने डिजायर्ड जीन यहाँ पे लाइगेट करा दिया भाई, तो क्या बन गया ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड भी बोल सकते हैं। तो इसके अलग अलग नाम है, वो क्या बोल रहे हैं, देखो क्या बोल रहे हैं। A plasmid carrying DNA of another organism integrated with it is known as recombinant plasmid, hybrid plasmid, chimeric plasmid, chimeric plasmid भी बोलते हैं इसे, chimeric मतलब recombinant, chimera, तो याद रखना ये, ठीक है? ये तो हम बार बार पढ़ चुके हैं। वायरसेस को भी हम यूज करते हैं एज अ वेक्टर, ठीक है? एनिमल्स में ज्यादातर यूज करते हैं, तो देखना जरा क्या लिखा है। DNA of certain viruses also used for as a vehicle DNA. Bacteriophage, the bacterial virus has been used to transfer a gene of beta galactosidase from E. coli to human cell. Lambda-phage has been used for transferring like genes of E. coli into haploid callus of tomato. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं बेटा, रीड करना तुम, ये मैं तुम्हें प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ, तो उसको रीड करना घर पे खुद से ही। नेक्स्ट है कुछ एग्जांपल, किसके एग्जांपल है ये एग्जांपल है वेक्टर टाइप और इंसर्ट साइज। देखो ये क्या है, जैसे प्लाज्मिड है, ठीक है? प्लाज्मिड है, अब प्लाज्मिड है कोई बैक्टीरिया का, इस प्लाज्मिड में हम मैक्सिमम जो डिजायर्ड जीन जो लाइगेट कर सकते हैं, किस साइज का कर सकते हैं, देखो लिखा हुआ है 0.5 से लेकर 0.8 kb का, देख पा रहे हो सब? 0.8 नहीं 8 है। हाँ, सर 8 है वो। सॉरी बेटा, 0.5 से 8 kb का, देखो सीधा बोल रहे हैं, 0.5 से 8 kb का हम लाइगेट कर सकते हैं। तो इंसर्ट साइज देख रहे हो कितना अच्छा है, और देखो बढ़ता जाएगा अभी। तो इसका मतलब प्लाज्मिड को यूज करेंगे एज अ वेक्टर, तो हम उस डीएनए फ्रेगमेंट के लिए यूज करेंगे जिसमें थोड़ा साइज हम छोटा लाइगेट कर पाए, छोटा साइज इतना, ठीक है? बैक्टीरियोफाज लैम्डा एक वायरस है जो बैक्टीरिया को अटैक करता है, उसमें देखो कितना साइज का डिजायर्ड जीन लाइगेट कर सकते हैं, 9 से लेकर 23 kb का, देख पा रहे हो? 9 से लेकर 23 kb का हम लोग और अभी काट रहा है, मैं पबजी तो खिलाऊं तो कभी बता भी काट दे साम। कौन है इसका माइक, कौन है? मोमिन है सर, माइक ऑन है उसका। कौन है देखना जरा, मोमिन। मोमिन खान, अपना माइक ऑफ कर लो बेटा। कर रहे हैं सर। और पढ़ाई में ध्यान दो थोड़ा, अभी हुआ नहीं है।
चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बैक्टीरियोफाज लेम्डा। बैक्टीरियोफाज लेम्डा एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को अटैक करता है, और उसमें कितना इंसर्ट साइड मतलब डिजायर जीन, जो हमारा डिजायर जीन जो हम लाइगेट करते हैं ना, डिजायर जीन जो लाइगेट करते हैं, डिजायर जीन जैसे इंसुलिन का जीन, हमारा कोई भी जीन जो हम पहुंचाना चाहते हैं होस्ट में, तो उसका साइज, तो बैक्टीरियोफाज लैम्डा का 9 से 23 kb। कॉस्मेट, कॉस्मेट क्या होता है सुनना, कॉस्मेट इज प्लाज्मिड प्लस लैम्डा फाज, लैम्डा फाज वही लैम्डा बैक्टीरिया, तो उसको बोलते हैं कॉस्मेट। तो कॉस्मेट में जो हमने बनाया आर्टिफिशियली, उसमें प्लाज्मिड के कुछ सीक्वेंस लिए और लैम्डा फाज बैक्टीरिया के, बैक्टीरियोफाज के, लैम्डा फाज के, तो उसमें हम इंसर्ट साइज बढ़ गया 30 से 45 kb। ठीक है, बैक देखो, बैक, बैक का मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, उसका इंसर्ट साइज देखना जरा, उसमें इंसर्ट साइज लिखा हुआ है 50 to 100 kb। सही बात। यैक, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इंसर्ट साइज देखो 1000 से 2500 kb। तो यीस्ट तो एक यूकैरियोट है, तो अगर हम किसी यूकैरियोट सेल में अपना डिजायर जीन पहुंचाना चाहते हैं तो हम यैक यूज कर लेते हैं, और यैक में हम इंसर्ट साइज ज्यादा लगा सकते हैं। तो कितना बड़ा जीन लगा सकते हैं, देख रहे हो, 1000 से 2500 kb तक का किलोबेस पेयर, बहुत बड़ा होता है ये। ठीक है, वैसे एक ना फाजमिड भी होता है, इसमें लिखा नहीं इन्होंने, फाजमिड भी होता है, फाजमिड, फाजमिड बनता है प्लाज्मिड से प्लस M13 बैक्टीरियोफेज से। ठीक है, इससे बनता है, इसको हम फाजमिड बोलते हैं। ठीक है, वही है, इसका भी इंसर्ट साइज 45 kb के आसपास रहता है। तो तुम कॉस्मेट याद रखना, इन्होंने दिया नहीं है। तो ये बेटा हमारे कुछ वेक्टर के एग्जांपल थे और इंसर्ट साइज से तुम्हें मैच द कॉलम में इस पे क्वेश्चन मिल जाता है, मैच द कॉलम में आ जाता है कि भाई इसका आंसर साइज क्या है। तो थोड़ा सबसे आसान तरीका प्लाज्मिड का थोड़ा याद रखना, सबसे कम है, बैक और यैक का सबसे ज्यादा है। ठीक है, और कॉस्मेट का तो ज्यादा ही होगा क्योंकि इन दोनों की कॉम्बिनेशन से बना है। तो ये कुछ एग्जांपल्स से जो हमने पढ़े। नेक्स्ट है बेटा पैसेंजर डीएनए। पैसेंजर डीएनए क्या होता है भाई, जैसे सपोज करो एक इंसुलिन का जीन है, एक वेक्टर है, ये व्हीकल डीएनए, और ये होस्ट है, होस्ट सेल। तो हमें ये इंसुलिन का जीन इसमें लाइगेट कराएंगे और फिर यहाँ से लाइगेट कराने के बाद इस तक पहुंचाएंगे। तो ये जो जीन है जिसको हम लाइगेट कराएंगे वेक्टर में, इसको बोलते हैं पैसेंजर डीएनए। यही तो पैसेंजर है वेक्टर डीएनए भाई। वेक्टर सपोज करो बस है, ठीक है, ये हमारा स्कूल है, ठीक है, वेक्टर क्या है बस, और पैसेंजर हमारे बच्चे स्टूडेंट, तो बस में बैठेंगे और स्कूल तक पहुंच जाएंगे। तो पैसेंजर डी, यहाँ पे पैसेंजर डीएनए क्या होगा, एक डिजायर्ड डीएनए होगा जो हमें होस्ट तक पहुंचाना होगा। समझ रहे हो, तो पैसेंजर डीएनए क्या है, यहाँ पे नाम बोल रहा है, it is the DNA which is transformed from one organism into another by combining it with the vector vehicle, vector vehicle. The passenger DNA can be complementary, synthetic और random। ये होता है क्या भाई बताते हैं। तो पैसेंजर डीएनए क्या है बेटा, समझ आया पैसेंजर डीएनए क्या है, डिजायर डीएनए जो हमें होस्ट तक पहुंचाना है वो पैसेंजर डीएनए कहला रहा है। तो सबसे पहला पैसेंजर डीएनए के टाइप्स हैं, 3 टाइप। तो सबसे पहला टाइप है सी डीएनए। तो सी डीएनए तो बहुत आसान है, सी डीएनए क्या होता है अब सुनना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से बनता है भाई, आरएनए है, आरएनए है, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से क्या बन जाता है, डीएनए बन जाता है। जो डीएनए बनता है उसको बोलते हैं सी डीएनए। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, जैसे सपोज करो ये आरएनए है, ठीक है, ये आरएनए क्या करेगा, अपने ऊपर डीएनए को सिंथेसाइज कराएगा। तो ये आरएनए और डीएनए हाइब्रिड हो गया, इससे ये डीएनए निकाल लेते हैं। ये जो डीएनए निकालेंगे उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, सी डीएनए। अब सुनो ये क्या कह रहा है, इट इज सिंथेसाइज ऑन एमआरएनए टेम्पलेट। एमआरएनए था ना ये, इस पे टेम्पलेट पे सिंथेसाइज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड नेसेसरी न्यूक्लियोटाइड्स। द डीएनए स्ट्रैंड इज देन सेपरेटेड फ्रॉम द हाइब्रिड आरएनए डीएनए कॉम्प्लेक्स बाय यूजिंग एन एल्कली। ये इतना याद नहीं रखना, एल्कली। Complementary DNA strand is then synthesized over the template of cDNA with the help of DNA polymerase। अब जो ये cDNA आया, व्हाइट कलर का जो cDNA आया, ये जो व्हाइट कलर का cDNA आया था, दिस इज cDNA। अब इसके ऊपर इसके ऊपर एक DNA का फ्रेगमेंट भी हम DNA पॉलीमरेज की मदद से बना लेते हैं। तो डबल स्ट्रैंड हो गया।
तो लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड is then synthesized over the template of cDNA with the help of DNA polymerase. cDNA formed through reverse transcription is shorter than the actual or in vivo gene application. क्यों देखो, अब ध्यान सुनेंगे, जो mRNA से cDNA बना था ना, उसमें बेटा इंट्रॉन्स नहीं होते हैं। उसमें क्या नहीं होते? इंट्रॉन्स। क्योंकि भाई mRNA, HNRNA में तो इंट्रॉन्स होते हैं यूकैरियोट्स में, लेकिन हमारे mRNA में इंट्रॉन्स नहीं होते, स्प्लाइसिंग हो जाती है। जब इसमें इंट्रॉन्स नहीं है तो जो cDNA बनेगा उसमें भी कोई इंट्रॉन्स, जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस नहीं होगा। तो cDNA का जो साइज होता है छोटा होता है, थोड़ा ध्यान देंगे इस बात। कारण मैंने बता दिया तुम्हें। लिखा है cDNA form is shorter than the actual or in vivo gene because of the absence of introns or non coding region। तो बेटा पैसेंजर डीएनए जो हम पढ़ रहे हैं वो एक ऐसा डीएनए जो हमें होस्ट तक पहुंचाना है। उसके टाइप थे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, एक है सिंथेटिक डीएनए। सिंथेटिक डीएनए जो हम खुद सिंथेसाइज तो करते ये हम खुद से बनाते हैं सीडीएन? हैं। हाँ बिल्कुल बेटा, cDNA हम खुद से ही बनाते हैं। cDNA हम अच्छा। खुद से ही बनाते हैं। इसका ये cDNA हम यूज करते हैं बहुत जगह। कैसे यूज करते हैं मैं तुम्हें बताऊंगा। cDNA हम खुद से बनाते हैं अभी, ठीक है। तो मैं जो बायोटेक का एप्लीकेशन चैप्टर आएगा ना, उसमें cDNA का एप्लीकेशन है, तो बताऊंगा। बिल्कुल हम cDNA खुद से बनाते हैं, ठीक है। सिंथेटिक डीएनए, सिंथेटिक डीएनए देखो क्या है, तुम लोगों को अगर याद हो तो ऐसे सुनो, खुराना का काम याद हो तो खुराना ने क्या काम किया था? टेस्ट ट्यूब में कुछ न्यूक्लियोटाइड्स थे और एक एंजाइम डाला था, एंजाइम का Yes, नाम था sir. Sebroca. टेम्ब्रियो हाँ, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट वे में आरएनए बना लिया था। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट वे Yes, में, sir. बार बार बोल रहा हूँ, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट वे में। तो सिंथेटिक डीएनए क्या होता है, तो रीड कर रहे हैं यहाँ पे, एक बार सुनेंगे भाई, व्हाट इज सिंथेटिक डीएनए। ठीक है, तो सुनेंगे इस बात को। It is synthesized with the help of DNA polymerase on DNA template। ठीक बात। Corenberg synthesized first synthetic DNA from a mixture of deoxyribonucleotide triphosphate, DNA polymerase enzyme, metalines and segment of the viral DNA। वही एक टेस्ट ट्यूब में इन्होंने क्या काम कर लिया था, एक वायरल डीएनए लिया, उसमें इन्होंने कॉरेनबर्ग ने कुछ डीएनटीपीज डाल दिए, डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, मेटालाइंस, मैग्नीशियम वगैरह डाल दिए, डीएनए पॉलीमरेज डाल दिया, हेलिकेज सब डाल दिया। तो इस वायरल डीएनए को रेप्लिकेट करा लिया था टेस्ट ट्यूब में ही। कॉरेनबर्ग ने ऐसा काम किया था, तो सिंथेटिक डीएनए हो गया। खुराना का काम देखना, सिंथेसाइज फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन डीएनए विदाउट अ टेम्पलेट। दिस सिंथेसाइज द जीन, बस रीड करने का बेटा, फैक्ट्स हैं ये, इसमें मैं समझा नहीं सकता कुछ। दिस सिंथेसाइज द जीन कोडिंग फॉर यीस्ट एलेनिन टीआरएनए, यीस्ट एलेनिन टीआरएनए। भाई यीस्ट में एलेनिन एक अमाइनो एसिड है, तो उसका जो टीआरएनए है, ठीक है, उसको सिंथेसाइज करा था जीन को, विच कंटेनिंग ओनली 77 बेस पेयर। इसको रीड करना, टायरोसिन टीआरएनए के लिए 207 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स। तो फैक्ट्स हैं सारे, तुम्हें याद करने पड़ेंगे, इसमें मैं कुछ बता नहीं सकता। रैंडम डीएनए, सर इट ये रेफर्स क्वेश्चन तो पूछा था हिमांशु ने। हाँ यही था, यही से पूछा था, 207 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर से सर। बता दिया था उसमें मैंने। रैंडम डीएनए, इट रेफर्स टू स्मॉल फ्रेगमेंट्स फॉर्म बाय द ब्रेकिंग क्रोमोसोम विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। भाई वही है, एक भाई डीएनए बड़ा क्रोमोसोम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लाइगेट किया और डीएनए छोटे छोटे फ्रेगमेंट में हो गया, उसमें से एक सिलेक्ट कर लिया, तो वो रैंडम डीएनए कहलाएगा, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम करते हैं। ठीक है, तो ये टाइप्स हो गए हमारे पैसेंजर डीएनए के। तो पैसेंजर डीएनए पैसेंजर डीएनए जो हम पढ़ रहे थे, एक मिनट, यस, जो पैसेंजर डीएनए पढ़ रहे थे उसके टाइप्स थे कुछ, जो उसके टाइप्स थे तो सुनेंगे। सी डीएनए था जो हमने पढ़ा, सिंथेटिक डीएनए था एस डीएनए जो हमने पढ़ा, और एक रैंडम डीएनए था, जो हमने पढ़ा, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज भी करते हैं, रैंडम डीएनए। ठीक है, तो बेटा यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पूछे मुझसे। नो सर। अच्छा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, एक मिनट बेटा। नो सर। लिसन,
तो बेटा ये हमारा cDNA sDNA रैंडम डीएनए हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज द टाइप ऑफ पैसेंजर डीएनए। दिस इज द टाइप ऑफ पैसेंजर डीएनए जो हम लोगों ने पढ़ा। अब आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ आरडीटी। तो प्रोसेस ऑफ आरडीटी बहुत आसान है, ये हमें पता भी, एक बार सुन लेंगे बस। The DNA which are used to be a passenger DNA and the vehicle DNA are accessed out from the cells by using the lysing the cells with the suitable enzymes. भाई सपोज करो एक बैक्टीरिया है, से एग्रोबैक्टीरियम, लाइसोजाइम। हाँ, उसका ये टीआई प्लाज्मिड है, हम ये निकालना चाहते हैं बाहर। तो निकालने के लिए बाहर इसके सेल वॉल को तोड़ना पड़ेगा, लाइसिंग करनी पड़ेगी। लाइसिंग किसकी करनी पड़ेगी? सेल्यूलेज। हाँ, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की लाइसिस करने के लिए मतलब बैक्टीरिया की सेल वॉल तोड़नी पड़ेगी। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल किसी लाइसोजाइम से तोड़ेंगे। हाँ, तो बेटा हाँ, और अगर सपोज करो एक ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल है से आरबीसी है या कुछ भी सेल है, स्किन सेल है। अब इस सेल में से हमें डीएनए निकालना है। डीएनए निकालना है तो पहले इस सेल को तोड़ना पड़ेगा, सेल मेम्ब्रेन हटानी पड़ेगी, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन हटानी पड़ेगी, तभी फिर डीएनए निकाल पाएंगे। तो अगर हमें पैसेंजर डीएनए निकालना है या व्हीकल डीएनए या वेक्टर डीएनए निकालना है, सेल की लाइसिस तो करनी पड़ेगी। ठीक है, पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस, द एक्सट्रैक्टेड डीएनए आर आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर सेल कंटेंट बाय अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन प्यूरिफिकेशन। मतलब सपोज करो एक सेल है, स्किन सेल है, हमने इसकी लाइसिस कर दी, टेस्ट ट्यूब में हो गई लाइसिस। तो जब लाइसिस होगी तो उसमें भाई उसमें भाई हमारे कुछ सेल ऑर्गेनिल्स भी होंगे, ठीक है, उसमें न्यूक्लिक एसिड्स भी हैं, में डीएनए और आरएनए भी होंगे, प्रोटीन भी होंगे कुछ। तो हमें इन सब से हटाकर डीएनए निकालना है। तो प्यूरिफिकेशन होगी ना। तो सेल ऑर्गेनिल नहीं चाहिए हमें, हमें आरएनए नहीं चाहिए, हमें प्रोटीन नहीं चाहिए, हमें लिपिड्स नहीं चाहिए, हमें केवल क्या चाहिए? डीएनए। तो वो कैसे पॉसिबल है? वो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन से करते कैसे, हम आगे पढ़ेंगे। एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन समझ रहे हो? इन विट्रो पीसीआर होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इन विट्रो जीन क्लोनिंग। वो करना होता है। हाँ, इन विट्रो जीन क्लोनिंग होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे एम्प्लीफिकेशन। तो 3 प्रोसेस थे, तो इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पीसीआर को डिस्कस कर लेते हैं, भाई पीसीआर क्या होता है। तो सुन लेंगे भाई पीसीआर के बारे में। पीसीआर, पॉलीमरेज, जो नेक्स्ट टॉपिक है पीसीआर है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, ये इसको बोल सकते हैं इन विट्रो जीन एम्प्लीफिकेशन या जीन क्लोनिंग। इन विट्रो जीन क्लोनिंग भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं इन विट्रो जीन एम्प्लीफिकेशन या फिर जीन क्लोनिंग। तो ये हमारा पीसीआर है, इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई देखते हैं पीसीआर के बारे में। ठीक है, तो पीसीआर जो टेक्निक थी, इसको हमने इन विट्रो जीन क्लोनिंग बोला, और इस टेक्निक को सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने जो डिस्कवर किया था उनका नाम था कैरी म्यूलिस। फर्स्ट फॉर्मुलेटेड बाय कैरी म्यूलिस 1985 में। ठीक है, 1985 में, तो इतना टाइम नहीं हुआ ज्यादा। अब सुनना, अब हमें किसी जीन को इन विट्रो क्लोनिंग करनी है। इसका मतलब क्या है? सपोज करो एक ये हमारा डिजायर जीन है, इसकी हमें बहुत सारी कॉपीज बनानी है, से 1000 कॉपीज बनानी है, इसकी कई सारी कॉपी बनानी है। इन विवो जीन क्लोनिंग तो पढ़ लिया था हमने, सेल बेस्ड। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। वो हो सकता है ऐसा पॉसिबल, किसके थ्रू? पीसीआर के थ्रू। ठीक है, तो पीसीआर के थ्रू पॉसिबल है, हम पीसीआर के थ्रू ऐसा करेंगे। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो थोड़ा लिख लेते हैं। तो रिक्वायरमेंट ऑफ पीसीआर हम पहले मैं लिखूंगा, फिर इसको समझेंगे। रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीसीआर, पीसीआर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो पहले मैं रिक्वायरमेंट लिख देता हूँ। पहला रिक्वायरमेंट, 2 प्राइमर्स फॉरवर्ड
and reverse. Two primers, forward and reverse primer, are used. ठीक है, टू प्राइमर्स यूज करते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर. ठीक है, इनका साइज ना, साइज बेटा अब डिपेंड करता है किस जीन को एम्पलीफाई कर रहे हैं. तो जनरली मैं जनरल ले रहा हूँ केस 15 से 25 न्यूक्लियोटाइड्स का. इतने बड़े होते हैं, बड़े भी हो सकते हैं और उससे छोटे भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है किस जीन को हम एम्पलीफाई कर रहे हैं. तो मैंने एज अ जनरल लिख दिया. दूसरा हमें क्या चाहिए होगा, हीट स्टेबल, हीट स्टेबल, DNA polymer. हाँ डीएनए पॉलीमरेज चाहिए. डीएनए पॉलीमरेज, हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज लाइक टैग पॉलीमरेज, बताएंगे अभी इसके बारे में. लाइक टैग पॉलीमरेज. ठीक है, ये टैग स्टैंड्स फॉर थर्म, एक बैक्टीरिया से लिया गया है, थर्मस एक्विटिक, एक्वाटिकस. और थर्मस थर्मस एक्वाटिकस, में हाँ ये थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से लिया है. ये बैक्टीरिया ना आर्की बैक्टीरिया है, ये आर्की बैक्टीरिया है, हॉट थर्मल स्प्रिंग्स में रहता है. ये हॉट थर्मल स्प्रिंग्स में, जहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक भी हो सकता है, तो वहां पे ये सरवाइव करता है. तो वहां पे उसके हमने एंजाइम ले लिए, डीएनए पॉलीमरेज ले लिया हमने. ठीक है, ओके. हमें तीसरी चीज क्या चाहिए, हमें चाहिए डीएनटीपीज, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट. जैसे डीऑक्सी एटीपी, डीऑक्सी टीटीपी, डीऑक्सी सीटीपी, डीऑक्सी जीटीपी. ये तो फुल फॉर्म तो जानते ही हो, डीऑक्सी एटीपी, टीटीपी थायमिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट और गुआनिन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है, ये हमें 3 रिक्वायरमेंट है जो हमने यहाँ लिख दी है. अब इस रिक्वायरमेंट को हम कैसे यूज करते हैं तो सुनेंगे अब ध्यान से, तो मैं आगे बता देता हूँ. तो सबसे देखो, मैं लिख रहा हूँ स्टेप्स, स्टेप्स ऑफ पीसीआर. तो सबसे पहला, सपोज करो पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन. डीनेचुरेशन, तुम लोगों को मैंने डीनेचुरेशन पढ़ाया भी था. ये हाई टेम्परेचर पे होता है डीनेचुरेशन. इसको याद है? Yes, डीनेचुरेशन, यस सर, एच बॉन्ड टूट जाते हैं, ये सर दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग कर देते हैं मतलब. एच बॉन्ड हाँ. ब्रेक हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे. हाँ सपोज करो बेटा एक डीएनए है, ठीक है, ठीक है, इसमें हमारा, हमें ये वाला जीन एम्पलीफाई करना है इतना. ये डिजायर जीन है, डिजायर सीक्वेंस टू बी एम्पलीफाइड. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो डीएनए आपस में कॉइल्ड है, तो उसको तुम याद करो. ये हमारा काम कौन करता था पहले, हमारा डीएनए को, अनकॉइल्ड डीएनए को, डीएनए अनवाइंड, डीएनए तो खोल देता था वहां से ओरई से, और फिर उसको आगे कौन काम करता था, हेलिकेज. हाँ, और अच्छा किसी को याद है ओरई जो सीक्वेंस था वो किस बेस में रिच था? 80 80 हाँ वेरी गुड, वेरी गुड. तो अब इस काम को, मतलब डीएनए को अगर हमें क्लोन करना है, मतलब एम्पलीफाई करना है, इसकी कई सारी कॉपी बनानी है, तो इसको हटना जरूरी है. तो हटने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं इसे नियरली अबाउट 90 डिग्री सेल्सियस. बहुत हाई टेम्परेचर है. इस टेम्परेचर पे जैसे सपोज करो यहाँ पर अगर एडेनिन है तो डबल बॉन्ड थाइमिन होगा, यहाँ ग्वानिन है तो ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन होगा. तो इतने टेम्परेचर पे ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना ब्रेक हो जाते हैं. देखो जैसे एडेनिन डबल बॉन्ड थाइमिन है, ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं. तो जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे तो डीएनए जो होगा ना सेपरेट हो जाएगा, डीएनए अलग हो गया. तो डीएनए क्या हो गया, सेपरेट. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन. ठीक है, डीनेचुरेशन हो गया. अब सोचो जो हमारी जो रेगुलर जो रेप्लिकेशन हमारी बॉडी में होती है, तो अब यहाँ पे काम आता है प्राइमेज का, आरएनए प्राइमेज, याद है? यस सर, प्राइमर बनाता है. यस सर, प्राइमर्स लगा देती है वो आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री टेम्पलेट स्टैंड के कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर बनाता है. सही. आरएनए प्राइमेज आता है और ये प्राइमर लगा देता है.
है ना, आरएनए प्राइमर। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि डीएनए पॉलीमरेज डायरेक्ट आके क्यों नहीं कर सकता काम? तो नखरे जीने होते हैं में उसके। काम तो एक पे करता है, उसको इनिशिएट करने के लिए दोनों चाहिए। हाँ ठीक है, उस पे काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स है उसकी, भाई उसको प्राइमर चाहिए, प्राइमर को वो एक्सटेंड कर देता है, इनिशिएट नहीं कर पाता है। ठीक है, अब सुनो, डीएनए दोनों सेपरेट हो गए हैं, इतने जीन को हमें एम्पलीफाई करना है, इतने वाले फ्रेगमेंट को, इतने वाले को। तो हम क्या करते हैं बेटा, हम ना प्राइमर्स लगाते हैं, प्राइमर्स खुद डिजाइन करते हैं। तो हमने लिखा था रिक्वायरमेंट में कि हमें 2 प्राइमर चाहिए होते हैं, 2 प्राइमर्स। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज करो ये इंसुलिन का जीन है जो हमें एम्पलीफाई करना है, तो इंसुलिन जीन की सारी इंफॉर्मेशन हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से मिल चुकी है, हमें किसकी फॉर्म में, एटीजीसी की फॉर्म में हमें पता है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें पता है, और तुम लोग एनसीबीआई से भी देख सकते हो ये। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस वाले सीक्वेंस के लिए प्राइमर डिजाइन कर लेंगे सब। अब से एग्जांपल, ये डीएनए फ्रेगमेंट था हमारा जो सेपरेट हुआ डीनेचुरेशन से। ठीक है, इतना फ्रेगमेंट इंसुलिन जीन है, बड़ा नहीं बना रहा, बड़ा तो हो गई, मैं सीक्वेंस यहाँ लिख देता हूँ, कुछ ऐसी रैंडमली लिख दी मैंने। तो यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, तो ये अब हम क्या करते हैं, हम प्राइमर्स डिजाइन करते हैं, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज पे लिमिटेशन है, वो इनिशिएट नहीं कर पाता है। तो हम लोगों ने 2 प्राइमर डिजाइन करे, एक फॉरवर्ड और रिवर्स। भाई अ, इसके लिए प्राइमर बना लिया हमने। ठीक है, इसके लिए प्राइमर बना लिया एक हमने, टी ए टी सी जी जी ए टी। तो वो यहाँ, और इसके लिए एक प्राइमर बना लिया कॉम्प्लीमेंट्री, सी 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 जी जी टी ए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन 2 प्राइमर को, ये प्राइमर है एक फॉरवर्ड प्राइमर, ये है एक रिवर्स आरपी रिवर्स प्राइमर। ठीक है, 2 प्राइमर हमने डिजाइन कर लिए, ये लैब में हम कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा अनीलिंग नाम का। नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा, अनीलिंग। अनीलिंग इज द नेक्स्ट स्टेप। अनीलिंग में क्या होता है, ध्यान सुनेंगे। तो अनीलिंग अराउंड 50 से 70 डिग्री सेल्सियस पे होगा। तो इतने टेम्परेचर पे, तो ये जो हमारे प्राइमर्स है ना, ये प्राइमर्स यहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाएंगे। कैसे, देखो, ठीक है, जो जो प्राइमर बनाए थे हमने, यहाँ पे जाके क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, अब प्राइमर्स लग गए यहाँ पर, तो इस स्टेप को बोलते हैं हम अनीलिंग। अनील हो गए हमारे प्राइमर। अब ध्यान सुनना, ये जो प्राइमर की लेंथ होती है, मैंने बताया था, ये एक स्पेसिफिक होती है, ना ज्यादा छोटे होंगे ना ज्यादा बड़े होंगे। अगर हम इनको ज्यादा बड़े ले लें, प्राइमर को ज्यादा बड़ा बना दें, ज्यादा बड़ा बना देंगे तो दिक्कत क्या होती है, ये बड़े प्राइमर्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं और आपस में खुद ही अनिल कर जाएंगे। प्राइमर आपस में खुद ही अनिल कर सकते हैं ऐसे। अगर प्राइमर आपस में खुद ही अनिल कर गए तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लेंगे, तो वो यहाँ पे कैसे अनिल होंगे। तो इसलिए हम ज्यादा बड़ा प्राइमर नहीं बनाते और छोटा प्राइमर भी नहीं बनाते। छोटा प्राइमर कहीं भी जरूरी नहीं है, आप रैंडमली अटैच हो सकता है। बोलो मन्नू, क्या कह रहे हो? सर ये आरएनए प्राइमर है या डीएनए प्राइमर? यहाँ पर हम लोगों ने डीएनए प्राइमर बना लिए, क्योंकि इसमें तो कोई वो नहीं है ना, हमें, हम लैब में खुद ही बना रहे हैं आर्टिफिशियल, बस प्राइमर्स हैं। ठीक है ना, जरूरी आरएनए प्राइमर भी बना सकते हैं, डीएनए प्राइमर भी बना सकते हैं। तो हम जनरली सेम सीक्वेंस रखते हैं, तो हम लैब में आरएनए भी बना सकते हैं, डीएनए आर्टिफिशियली बनाए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो होना है वो होना है एम्पलीफिकेशन, इलोंगेशन स्टेप होता है, इलोंगेशन। इस इलोंगेशन स्टेप में हम एंजाइम लेते हैं, डीएनए पॉलीमरेज नाम है, टैक पॉलीमरेज। कहाँ से लिया, ये थर्मस एक्वाटिकस। ये हीट स्टेबल है, देखो टेम्परेचर देखना एक बार, यहाँ पर 90 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर 50 टू 70 डिग्री सेल्सियस। क्या हम लोगों के डीएनए पॉलीमरेज काम कर पाएंगे इस टेम्परेचर पे? नहीं सर, वो तो खराब ही हो नॉर्मली जाएंगे। हाँ, हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कितना ज्यादा है, ये खराब हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमें हीट स्टेबल
और डीएनए पॉलीमरेज चाहिए होता है थर्मोस्टेबल डेट इज टैग पॉलीमरेज। ये एंजाइम क्या करेगा, ये एंजाइम देखो ऐसा काम करेगा। डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट था, सॉरी डीएनए था, ये हमारा डिजायर डीएनए जो हमें एम्पलीफाई करना है, इस पे हमने प्राइमर अनिल करा दिए। स्पेसिफिक होते हैं तो बाइंड यहीं पे करेंगे और एंजाइम आ जाएगा कौन सा, डीएनए पॉलीमरेज टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज इसको एक्सटेंड करा देगा। ठीक है, अब देखो एक डीएनए ये रहा, 2 डीएनए ये रहे, एक से बन गए 2 डीएनए। तो इस स्टेप को बोलते हैं हम क्या, इलोंगेशन स्टेप। तो 3 स्टेप हमने पढ़े। पहला स्टेप पढ़ा हमने डीनेचुरेशन, दूसरा स्टेप पढ़ा हमने अनीलिंग, तीसरा स्टेप पढ़ा हमने एक्सटेंशन। तो ये 3 स्टेप थे जिसमें हम लोगों ने पीसीआर पूरी कंप्लीट करी। तो तुम लोग एक काम करोगे, मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा, इसको आज अच्छे से पढ़ोगे, कल और इसको कंटिन्यू करेंगे पीसीआर को। ठीक है, किसी को कोई डाउट होते हैं पूछे मुझससे। सर हाँ बोलो मुझे। तो सर वो हमारे क्वेश्चन पास था। बहुत हाँ